हेलो डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नई लेक्चर सीरीज, वो भी बायोलॉजी सीरीज की। इस कोर्स कंटेंट को मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो अगर आपको लैब असिस्टेंट का सिलेबस पता हो, जो एनवायरमेंटल सुपरवाइजर की वैकेंसीज आ रखी है, उसमें बायोलॉजी का एक पोर्शन आना है, तो उस पोर्शन को मैं इस सीरीज में डिस्कस करूंगा। और अच्छी खासी बायोलॉजी का उन्होंने सिलेबस दिया है, यानी कि 12th लेवल तक का है ना, थोड़ा बहुत ग्रेजुएशन के भी टॉपिक है उसमें। और साथ ही साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में जो यूनिट 2 है। यूनिट 2 का मतलब क्या है? देखो, जो पेपर है, पेपर का पैटर्न इस तरीके से कि उसमें आपके पास में दो यूनिट्स हैं। एक है आपके पास में यूनिट 1 और एक है यूनिट 2। तो ये जो यूनिट 1 है, ये 30% आना है आपके पास में। मैं बात कर रहा हूँ असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम में, है ना। 30% आना है और 30% में आपके पास में कॉमन सिलेबस है, तो उसको तो मैं डिस्कस करूंगा ये अलग से। वो बहुत कॉमन है, लेकिन वो कॉमन जो आपका इसी में कवर अप हो जाएगा, उस तरीके का सिलेबस अगर आप देखेंगे ध्यान से तो। साथ ही साथ जो यूनिट 2 है, तो यूनिट 2 में तीन ब्रांचेस हैं। तीन ब्रांचेस है आपके पास में, एग्री की है, बायोलॉजी है, और एक है आपके पास में एग्रीकल्चर बायोलॉजी, एंड साथ ही साथ में थर्ड है हॉर्टिकल्चर की। थर्ड ब्रांच है हॉर्टिकल्चर की। तो हम जो है फोकस करेंगे बायोलॉजी, और बायोलॉजी में भी मैंने सिलेबस को दो पार्ट में डिवाइड करके दिया है उन्होंने, जूलॉजी में और बॉटनी में। तो हम लोग एक एक करके दोनों पार्ट पोर्शन को हम लोग कंप्लीट आउट करेंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि आप जिन बच्चों ने दोनों एग्जाम भरे हैं उनका दोनों फायदा, और जिन्होंने एक भी भरा है उसका भी फायदा हो जाए। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और प्रिपरेशन भी अच्छे से हो जाएगी। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे जूलॉजी का, रोज के रोज मैं आपको जूलॉजी प्लस बॉटनी के मैं अलग से डालूंगा। और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत हाई लेवल तक का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, हाई लेवल का मतलब अप टू ग्रेजुएशन तक का सिलेबस उन्होंने असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में डाल रखा है। तो पेपर देखिए, एग्जाम्स है, एग्जाम्स में भरने वाले बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोगों की अच्छी प्रिपरेशन है। तो हम लोग करंट नॉलेज को भी और साइंटिफिक जो अप्रोचेस चल रही है उनको भी हम लोग डिस्कस करते हुए पूरे सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे आज हम लोग इस लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, जो हमारा टॉपिक है आज का, ये है बेसिकली ह्यूमन फिजियोलॉजी से। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी से, है ना। अब हिंदी में एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड पूरा इंग्लिश का है, तो हिंदी मेरे को आती नहीं है इतनी। ह्यूमन फिजियोलॉजी से यानी जो भी ह्यूमन बॉडी के अंदर में प्रोसेस हो रहे हैं उनको लेकर के हमारा डिस्कशन है। और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब कोई मुझसे पूछेगा कि सर क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा रहेगा, तो स्टूडेंट्स मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आज से जो 10 से 20 साल में नीट के एग्जाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चंस को आप पकड़िए। अगर आप उनके क्वेश्चंस को पकड़ लेंगे तो सिलेबस आपको हूबहू मैच करता हुआ मिलेगा। ठीक है, तो नीट के क्वेश्चन से आप लोग इनको पढ़ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन मैं भी अपलोड करूंगा टेलीग्राम चैनल पे, लेकिन आप लोग भी इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन को, और डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन को आज हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखिए न्यूट्रिशन। अब नोट्स आप लोग यहीं से बनाते रहिए, नोट्स आपको मैं यहीं प्रोवाइड कराता जाऊंगा, जो हमारे लाइव ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर में चल रहा है, इसी को आप लोग नोट्स के फॉर्म में भी आप पढ़ सकते हैं। तो न्यूट्रिशन बेसिकली क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। फूड, ठीक है, फॉर ग्रोथ। अब देखिए, जो डेली लाइफ है हमारी बॉडी में, जो ग्रोथ हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, सेल का बनना, सेल हर डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का फंक्शन करना, उन सब में जो है आपके न्यूट्रिशन का यूज होता है, यानी फूड का यूज होता है ना। हम देखेंगे किस तरीके से आपका फर्दर लेक्चर में कि न्यूट्रिएंट्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी में, डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोसेस हो रही है उनको परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। तो यूजुअली क्या है कि जो हम लोग फूड ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में यूज होना, उसको हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, साथ ही साथ स्टूडेंट्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा, देखिए जनरल साइंस की लूसेंट की बुक आती है, आप उसको भी पढ़ते रहिए। ठीक है, वहां पे भी आपको जो बेसिक नॉलेज है वो काफी चीजें मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग उससे हट के थोड़ा एडवांस लेवल में जो सिलेबस दिया गया उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरा टर्म आता है यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स। एक होता है आपके पास में न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब है यूज और यूटिलाइजेशन ऑफ फूड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है आपके पास में न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली क्या है आपके पास में, जो हमें एक तरीके से ये ग्रोथ और डेवलपमेंट कराने में हेल्प करते हैं। तो यूजुअली आपके पास में 7 कैटेगरीज है ना, 7 कैटेगरीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये फिक्स है कि उस न्यूट्रिशन के अंदर में 7 कैटेगरी प्रेजेंट होनी चाहिए। न्यूट्रिएंट्स शुड बी प्रेजेंट। तो एक क्वेश्चन यहां से भी आपका बन सकता है, शुड बी प्रेजेंट क्या, कि कितनी कैटेगरीज आपकी प्रेजेंट होनी चाहिए आपके एक प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड में, जो कि आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। ठीक है, तो 7 कैटेगरीज न्यूट्रिएंट्स की प्रेजेंट होनी चाहिए। इनमें से दो मेजर ब्रॉड सेक्टर्स है हमारे पास में। एक होता है आपके पास में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स,
7 कैटेगरीज हैं आपके पास में, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि वो 7 कैटेगरीज इन दो के अंदर में वो डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा वो किस तरीके से। तो एक है आपके पास में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक है आपके पास में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये क्लासिफिकेशन है न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट्स का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। एक होता है आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होता है आपके पास में माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो स्टूडेंट्स नाम से ही पता चल रहा है मैक्रो, तो मैक्रो का मतलब क्या है यहाँ पे, वो न्यूट्रिएंट्स जो हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, वो न्यूट्रिएंट्स जो हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए उनको हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और ये जो आपके पास में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसकी अगर हम लोग बात करें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं आपके, जो हमारे स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, जो हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं उनको हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग डिस्कस करें बेटा यहाँ पे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो मैंने आपको बताया 7 कैटेगरीज में डिफाइंड है। तो वो कौन कौन से आपके पास में, एक है आपके पास में कार्बोहाइड्रेट्स, एक है आपके पास में कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा आपके पास में है फैट्स, ठीक है, तीसरा आपके पास में है प्रोटीन, तीसरा आपके पास में है प्रोटीन्स, ठीक है, चौथा आपके पास में, फोर्थ वन इज योर फाइबर्स कह लो आप लोग, ठीक है, रुकिए एक मिनट, फाइबर्स, ठीक है, जिसको हम लोग रफेज भी बोलते हैं, ओके, रफेज। अब मैं बताऊंगा ये किसके अकॉर्डिंग है, रफेज, ठीक है। फिफ्थ वन इज योर वाटर, और अप्रोक्सीमेटली 70% हमारा वाटर प्रेजेंट होता है, ओके। नेक्स्ट है आपके पास में, इनमें स्मॉल क्वांटिटी में जो दो चाहिए हमें, एक चाहिए मिनरल्स, एक चाहिए हमें मिनरल्स और एक चाहिए हमें विटामिन, एक चाहिए हमें मिनरल्स और एक चाहिए हमें विटामिन। अच्छा एक चीज आपको बता दूं, जो फाइबरस या रफेज है, ये अकॉर्डिंग टू जो आपके पास में यूएस का जो यूएस अथॉरिटी है उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। ये यूएस अथॉरिटी के अकॉर्डिंग है कि जो फाइबरस और रफेज है ये आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में होते हैं, यानी हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, ठीक है। इनमें से जो हमारे पास में मेजरली एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से, तो एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स आपके पास में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, यानी है ना। तो आपको अगर एक क्वेश्चन बनता है कि एनर्जी यील्डिंग वो कौन कौन से होते हैं, इनमें से 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये तीनों एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। याद रखना है इस चीज को, एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं आपके, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। तो एक एक करके हम लोग इसको जो है डिस्कस करने वाले हैं, इन सारे उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को। सबसे पहले हमारा जो रहेगा फोकस वो किस पर रहेगा, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरफ रहेगा, ओके, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरफ रहेगा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स आप लोग एनसीईआरटी को भी फॉलो करते रहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके पास में बहुत सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी आने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में फाइब्रस या रफेज है ना, फाइबर्स या रफेज, फाइबर्स या रफेज, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखें तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प्स इन बाउल मूवमेंट, है ना, हेल्प्स इन बाउल मूवमेंट। फंक्शन भी आपको ध्यान रखना है किसमें क्या फंक्शन होता है, बाउल मूवमेंट। अभी बाउल मूवमेंट होता है क्या है स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोगों की जो गट है, जो ये फूड गट है, किस तरीके से मूवमेंट शो करती है, ठीक है। तो ये जो एक मूवमेंट होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, है ना, इस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है आपको कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलेगा, ये क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इस मूवमेंट, ये जो बाउल मूवमेंट होता है इसको हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एक तरीके से धकेलना होता है ना, किसी चीज को हम धक्का दे रहे हैं। तो मैं कैपिटल लेटर में इसको लिख लेता हूँ, कई बार राइटिंग का इशू हो जाता है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, दिस इज नोन एज योर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी यूजुअली देखा कहाँ जाता है, ये देखा जाएगा आपका इसमें आपका गट में, जो फूड गट होगी है ना, और साथ ही साथ इंटेस्टाइन में भी आपका देखने के लिए मिलेगा। तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जब एक एक ऑर्गन को हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये फंक्शन कर रहे हैं ड्यूरिंग डाइजेशन, ठीक है। और इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो सोर्स की बात करें, अगर हम लोग सोर्स किसमें कहाँ कहाँ ऑप्टेन होते हैं, ये क्वेश्चन बनता है आपका कि फाइबर्स या रफेज कहाँ से। तो यूजुअली आपके पास में जो कच्चे फ्रूट्स होते हैं ना, रॉ फ्रूट्स होंगे, उनमें से आपको मिलने के सबसे ज्यादा क्या होते हैं, पॉसिबिलिटीज होती हैं। रॉ वेजिटेबल्स होगी आपके पास में, है ना, रॉ वेजिटेबल्स होगी, ठीक है। सोर्सेज से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, रॉ वेजिटेबल्स होगी। और ये आपका एनवायरमेंटल का भी एग्जाम है और साथ में इसमें दोनों में पूछ रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द, मैंने जो एग्जाम्स की स्टडी की है अभी कुछ लास्ट फ्यू मंथ्स के अंदर में, मैंने देखा है कि ये वन ऑफ द रीजन है जहां से न्यूट्रिएंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो फाइबर्स आप लोग याद रखना, रफेज याद रखना आपका, ये अकॉर्डिंग टू यूएस
अथॉरिटी जो है न्यूट्रिशन अथॉरिटी, उसके अकॉर्डिंग आपके पास में इसको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर रखा गया है। साथ में फंक्शन इसका क्या है, हेल्प्स इन बाउल मूवमेंट। बाउल मूवमेंट क्या होता है आपका, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मतलब एक तरीके से धकेलना नीचे, है ना। और ये यूजुअली कहाँ पे देखा जाता है आपका, गट का फूड गट, जो फूड पाइप होती है आपके पास में, गट मतलब कोई होलो प्लेस एक तरीके से, और साथ ही साथ आपका इंटेस्टाइन में, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखना। नेक्स्ट जो आपके पास में सेकंड वन इज योर एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स। एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं आपके पास में बेसिकली कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ठीक है, और प्रोटीन से। इसको याद रखिएगा, एफसीपी, सीएफपी, जैसे भी आप लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखना चाहते हैं, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना इस चीज का कि इनको एनर्जी यील्डिंग बोलते हैं, क्योंकि ये जो हमारी बॉडी में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं। आपने देखा होगा कि एकदम से केला खा लो, है ना, बनाना खा लेते हैं जब हम लोग को बहुत ज्यादा भूख लगती है, हम लोग कोई हैवी वर्क करते हैं तो इंस्टेंट हमें एनर्जी मिल जाती है, इंस्टेंट एनर्जी सोर्स है वो आपका, बिकॉज उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट इस तरीके का अमाउंट में प्रेजेंट होता है कि वो आपको एकदम इंस्टेंट एनर्जी देने में हेल्प करता है। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी की जो है ये कंप्लीट फुलफिल करते हैं, एनर्जी रिक्वायरमेंट इन बॉडी, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इसको ये फुलफिल करते हैं। तो यूजुअली होता क्या है कि एक अडल्ट मेल जो होता है, जिसका भी एक क्वेश्चन बना हुआ है आपका, अडल्ट मेल जो है, याद रखना स्टूडेंट्स, अडल्ट मेल की जो पर डे कैलोरी इनटेक है, अडल्ट मेल में वो कितना है, 2600 कैलोरी पर डे, इतनी एनर्जी वो यूटिलाइज करता है, ठीक है। कैलोरी इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। और जो फीमेल है आपके पास में, एडल्ट फीमेल है, इट इज 2200 कैलोरी पर डे, इतनी एनर्जी वो यूटिलाइज करती है पर डे में, ठीक है। तो यूजुअली आपके पास में जो बॉडी का प्रेफरेंस, यानी बॉडी मेजरली किस पे डिपेंड करती है, बॉडी का जो प्रेफरेंशियल ऑर्डर है एनर्जी का, बॉडी प्रेफरेंस एनर्जी सोर्स, प्रेफरेंस एनर्जी सोर्स, प्रेफरेंसली अगर हम लोग एनर्जी की बात करते हैं तो यूजुअली बॉडी आपका कार्बोहाइड्रेट पे बहुत रिलाई करती है, कार्बोहाइड्रेट पे बहुत ज्यादा रिलाई करती है। साथ ही साथ जो आपका किस पे रिलाई करेगी, फैट्स पे रिलाई करती है। और सबसे कम जो है आपको प्रोटीन्स पे। देखेंगे हम लोग डाइजेशन के बेसिस पर है कि कौन जल्दी डाइजेस्ट होना शुरू होता है, उसके हिसाब से प्रोटीन्स का डाइजेशन सबसे कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए आपका क्या होता है एक्चुअली ये उस पर मतलब उसके बेसिस पर हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग कि हर एक जो फूड सोर्स है उसकी एक अपनी डिफरेंट एनर्जी यूनिट होती है। मतलब अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देगा, वो अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी देगा, फैट आपका अलग अमाउंट ऑफ देगा, प्रोटीन्स आपके अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे। तो हर एक जो फूड सोर्स होता है उसका एक अपना डिफरेंट एनर्जी अमाउंट का एनर्जी अमाउंट होता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। अब इस चीज को हम लोग समझते हैं इन दो बातों से, एक होती है आपके पास में कैलोरिफिक वैल्यू, एक होती है आपके पास में कैलोरिफिक वैल्यू। देखो इतना डीप जाने की मेरे को जरूरत पड़ रही है क्योंकि मैं कुछ आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इन दो बातों को अगर हम नहीं समझा पाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। एक होता है आपके पास में कैलोरिफिक वैल्यू और एक होती है आपके पास में फिजियोलॉजिकल वैल्यू, ठीक है। कैलोरिफिक वैल्यू आपकी हमेशा ग्रेटर होती है, किससे, फिजियोलॉजिकल वैल्यू के बेसिस पे, ठीक है। तो यूजुअली कैलोरिफिक वैल्यू होती क्या है कि हीट जनरेटेड on complete combustion of 1 gram of 1 gram substance in bomb calorie meter। देखो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको मैं थर्मोडायनेमिक्स जो केमिस्ट्री लेक्चर चल रहा है उसमें बताऊंगा किस तरीके से आपका बॉम्ब कैलोरी मीटर वर्क करता है, फंक्शन करता है। तो जितनी हीट जनरेट होगी 1 ग्राम के सब्सटेंस को बर्न करने पर, कंबशन यानी हीट बर्न करने पर, बॉम्ब कैलोरी मीटर के अंदर में वो आपकी कैलोरिफिक वैल्यू होगी। और कैलोरिफिक वैल्यू हमेशा क्या होती है, ये ग्रेटर होती है किससे, फिजियोलॉजिकल वैल्यू से। फिजियोलॉजिकल यानी बॉडी की फंक्शनिंग के बेसिस पर। तो यूजुअली क्या है कि जो एक्चुअल वैल्यू है ये आपकी फिजियोलॉजिकल वैल्यू, ये एक्चुअल कितना एक्चुअली एनर्जी रिलीज हो रही है, एक्चुअल एनर्जी रिलीज, ये तो आपके पास में इंस्ट्रूमेंट के अंदर में एक्चुअल एनर्जी रिलीज्ड ऑन कंप्लीट कंबशन, ऑन कंप्लीट कंबशन, या आप ये बोल सकते हो कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हो, ठीक है, ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इन बॉडी। वन एक्चुअली बॉडी के अंदर में कंबशन तो नहीं सही वर्ड है आपका, क्योंकि कंबशन नहीं होता है बॉडी के अंदर में। यूजुअली क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपका ब्रेकेज होता है हर फूड सोर्स का, ऑक्सीजन इंटेक जो हम लोग करते हैं। 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इन बॉडी, दिस इज योर फिजिकल वैल्यू, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, नाउ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो
एक एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इतनी बातें आपको बताई। एक्चुअली क्या होता है कि जो कार्ब है यानी कार्बोहाइड्रेट है आपके पास में, जो कार्ब आप लेते हैं उनकी जो एनर्जी होती है दैट इज 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, 4.1 की कैलोरीफिक वैल्यू है। लेकिन फिजियोलॉजिकल वैल्यू जो है कार्ब की, यानी जो एक्चुअल वैल्यू है दैट इज 4.0 किलो कैलोरी पर ग्राम, यानी पर ग्राम के हीट करने पर इतनी एनर्जी आपको मिलती है। ठीक है, जो प्रोटीन है, प्रोटीन जो है दैट इज योर 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम, किलो कैलोरी पर ग्राम। और यहाँ पे जो आपके पास में ये होती है लगभग आपके पास में 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, और तीसरा आपके पास में फैट्स है, तो फैट्स एक्चुअली कितना कितना एनर्जी प्रोड्यूस करता है आपका, अप्रोक्सीमेटली 9.4 किलो कैलोरी पर ग्राम, 9.4 किलो कैलोरी पर ग्राम। और ये जो आपका यूजुअली देता है 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, पीछे मैंने आपको बताया कि एनर्जी प्रेफरेंस, एनर्जी प्रेफरेंस मतलब बॉडी को क्या सूटेबल है। ये मत देखना कि इसकी वैल्यू ज्यादा है तो बॉडी को ये चाहिए, नहीं। एक्चुअली क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है इसका डाइजेशन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है बाकी कंपैरिजन में, तो यूजुअली बॉडी क्या करती है, उसको अगर इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो किसके पास जाएगी, वो कार्बोहाइड्रेट्स के पास जाएगी, क्योंकि वहां से उसको इंस्टेंट एनर्जी मिलने के क्या है, ज्यादा चांसेस है। ये मत सोचना कि ज्यादा मिल रहा है फैट को तो फैट के केसेस में आप ये रखेंगे कि मतलब फैट आपका एनर्जी प्रेफरेंस का सोर्स है, नहीं। जल्दी से किससे एनर्जी मिलती है, दैट विल बी डिसाइड द प्रेफरेंस ऑफ द बॉडी। तो कार्बोहाइड्रेट के केस में हमें 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम मिल रही है और यहाँ पे आपके पास में 4 किलो कैलोरी पर ग्राम मिल रही है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स अवर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, हम लोग डिस्कस करने वाले माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यूजुअली स्टूडेंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं आपके किस में चाहिए होते हैं आपके, इट इज रिक्वायर्ड इन स्मॉलर क्वांटिटी। ये किस में चाहिए आपको, स्मॉलर क्वांटिटी में चाहिए। आप लोग साथ ही साथ नोट्स भी बनाते रहिए, फायदा मिलेगा आपको, है ना। रिक्वायर्ड इन स्मॉलर क्वांटिटी एंड इसेंशियल फॉर वेरियस बॉडी फंक्शन, है ना, वेरियस बॉडी फंक्शन, वेरियस बॉडी फंक्शन। देखिए आपके अंदर में बीपी कंट्रोल है, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप है, मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है, कैल्शियम आयंस का और सोडियम पोटेशियम पंप का मिक्स्ड रेगुलेशन है। तो उन सब में आपके पास में जो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके फंक्शन करते हैं। तो जो भी आपके पास में फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो रहे हैं ये किस पे डिपेंड करेंगे, डिपेंड करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर में। ठीक है, एक चीज और याद रखना आप लोग, मैं आपको एक चीज आपको पहले से ही बता दूं कि एक टर्म आता है आपके पास में प्रिवेंटिव प्रिंसिपल्स, है ना। एक टर्म आता है आपके पास में प्रिवेंटिव प्रिंसिपल पर काम करते हैं। प्रिवेंटिव प्रिंसिपल्स पर कौन काम करता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स काम करते हैं। क्यों काम करते हैं मैं बताता हूँ। एक्चुअली क्या है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं, इनकी ही प्रेजेंस में होने वाले हैं। अगर ये नहीं होंगे तो हमारी बॉडी उस तरीके से फंक्शन नहीं करती है। तो एक्चुअली क्या है कि इनका मेन फंक्शन है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन इज प्रिवेंट फ्रॉम डिजीज, प्रिवेंट अगेंस्ट डिजीज, डिजीज के अगेंस्ट ये फंक्शन करते हैं ना। अगर ये प्रिवेंट करते हैं डिजीज के अगेंस्ट तो इसका मतलब क्या है कि इनके पास टेंडेंसी है कि हमारी बॉडी को ये वेरियस प्रॉब्लम से बचा रही है। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस तो हेल्प कर ही रही हैं, लेकिन साथ ही साथ हम लोगों की बॉडी को ये इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करने में मदद करती है। तो डिजीज से इनका मेन वो है कि किस तरीके से बॉडी को प्रिवेंट करेंगे डिजीज से। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए कि प्रिवेंटिव प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं तो यूजुअली आपके पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं। और क्यों होते हैं वो हम लोग अभी एक एक का फंक्शन जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में बेसिकली कौन कौन से आते हैं, मिनरल्स एंड विटामिन, मिनरल्स एंड विटामिन। याद रखिएगा सेवेंथ में मैंने आपको बताया फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद आपके पास में फाइबर्स जिसको हम लोगों ने, फिर देन वाटर, है ना, 70% वाटर, देन आपके पास में मिनरल्स एंड विटामिन। ओके, विटामिन एंड मिनरल्स को हमने डिस्कस किया कि इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर में। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें इसके अंदर में जो मिनरल्स है, एक एक करके हम दोनों को डिस्कस करते हैं। हम लोग अगर डिस्कस करें मिनरल्स की, हम लोग डिस्कस करें मिनरल्स को, हम लोग डिस्कस करेंगे किसको पहले, मिनरल्स को। तो मिनरल्स की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, तो मिनरल आपके पास में क्या है, इनका जो क्लासिफिकेशन है, एक है होता है आपका मैक्रो एलिमेंट्स, एक जो होता है आपका मैक्रो एलिमेंट्स है यहाँ पे मिनरल्स में, और एक है आपके पास में माइक्रो एलिमेंट्स, एक है आपके पास में माइक्रो एलिमेंट्स। तो अगर हम लोग मैक्रो एलिमेंट्स की बात करें, मैक्रो एलिमेंट्स की बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पे जो है इनके रिक्वायरमेंट पर है, यानी डेली रिक्वायरमेंट पर, रिक्वायरमेंट पर डे के रिक्वायरमेंट पर है। तो जो माइक्रो एलिमेंट्स है इसको भी आपको ध्यान रखना है, जो इसकी रिक्वायरमेंट है दैट इज 1000 ग्राम से ज्यादा है पर डे में, एक दिन में अप्रोक्सीमेटली 1000 ग्राम से ज्यादा है।
यानी 1000 ग्राम से ज्यादा बॉडी को चाहिए, ठीक है, इस तरीके से 1000 ग्राम पर डे से ज्यादा बॉडी को चाहिए। और जो माइक्रो यानी लेस अमाउंट में चाहिए, यानी इनकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है 1000 ग्राम पर डे से कम है, 1000 ग्राम पर डे से कम है। वो तो चलो बात की बात है, लेकिन आपको याद क्या करना है, आपको याद रखना है, इसको याद करने का जो कौन कौन से होते हैं इसमें, Na यानी सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, सल्फर, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है, ये याद रखने हैं आपको, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। यहाँ पे आपके पास में मैक्रो एलिमेंट्स हो गए। और माइक्रो में कौन कौन से, देखिए देखिए सी से एक तरफ लिखूंगा मैं, क्लोरीन, कोबाल्ट, क्रोमियम, ठीक है, फिर देन कॉपर, देन आपके पास में आता है फ्लोरीन, ठीक है, आयरन, देन आपके पास में आएगा एफ के बाद, जैसे मैंने मतलब सीरीज वाइज याद कर रखे हैं, सी के बाद एफ आया, एफ के बाद आपका आई आया, आई के बाद आयोडीन, देन आपके पास में एम आया, एम में आपके पास में मैंगनीज आया एंड मोलिब्डेनम आया। एक क्या चीज याद रखना बेटा, यहाँ पे आपके पास में NaKm SCAP, ठीक है, और यहाँ पे आयोडीन के बाद मैग्नीज है, मोलिब्डेनम है, मैग्नीशियम उधर है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। देन आपके पास में एस आता है, ठीक है, सेलेनियम, एंड देन लास्ट में आएगा आपके पास में जिंक। याद रखना इस चीज को आप लोग, ठीक है, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास में, ठीक है, कि इनको किस तरीके से याद रखना है। सी से आप स्टार्ट करेगा तो यूजुअली जो 6 है आपके पास में माइक्रो मैक्रो एलिमेंट्स है, ठीक है, 6 जो आपके पास में मैक्रो है, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 आपके पास में माइक्रो एलिमेंट्स है जो आपको याद रखने हैं, जो आपके एनसीईआरटी में भी रखे हैं और जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है आपके इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग एक एक को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसका चार्ट बना लीजिए, चाहे आप लोग सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ठीक है, इनको आप लोग मैक्रो एलिमेंट की कैटेगरी में। देन सी से आपके पास में क्लोरीन, कोबाल्ट, क्रोमियम, कॉपर, एंड देन आयरन, फ्लोरीन, आयरन, फिर देन आयोडीन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, सेलेनियम एंड देन जिंक, ठीक है, इनको आप लोग ध्यान में रखना। तो चलिए एक एक करके हम लोग सबको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दीजिए एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स में, एलिमेंट्स के अंदर में सबसे पहला जो एलिमेंट है दैट इज योर सोडियम, दैट इज योर सोडियम, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज प्रिंसिपल कैटायन ऑफ, इसको इस स्टेटमेंट को याद रखना कि विच इज नोन एज प्रिंसिपल कैटायन ऑफ, क्योंकि के प्लस की फॉर्म में रहेगा ना आपका पोटेशियम जो है, सॉरी सोडियम जो है, आई एम रियली सॉरी, पोटेशियम बोल रहा हूँ, सोडियम जो आपका Na प्लस की फॉर्म में रहेगा आपके पास में। याद रखना प्रिंसिपल कैटायन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो हमारी बॉडी के अंदर में फ्लूइड है, उस फ्लूइड का जो है इंटरस्टिशियल मतलब टर्म जो होता है दैट इज फॉर अंदर के लिए, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड हमारी बॉडी का जो फ्लूइड है उसके लिए सबसे प्रिंसिपल कैटायन कौन सा है, दैट इज योर सोडियम आयन। मेन काम क्या है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है इसका, इट नर्व इम्पल्स है, ठीक है, इन नर्व इम्पल्स है ना, हमारी हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर में जब हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे वहां पे देखेंगे कि किस तरीके से ये नर्व इम्पल्स के कंडक्शन में हेल्पफुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, साथ ही साथ स्टूडेंट्स ये फंक्शन आपकी हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज में, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज में कैसे करता है इसको हम लोग देखेंगे जब हम लोग एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, वहां पे मेनली हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और इसका एक मेन जो टर्म है दैट इज नोन एज SGTP, है ना, यानी सोडियम ग्लूकोज, मैं पूरा लिख देता हूँ, सोडियम ग्लूकोज, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, SGTP, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से आपका जो जो ग्लूकोज आपका एज अ को ट्रांसपोर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन और प्रॉक्सिमल जो नेफ्रॉन किडनी में हम लोग देखेंगे किस तरीके से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, वहां पे, और ये सोडियम और आयन के एक्सचेंज की मदद से उसमें हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ ऑस्मोटिक बैलेंस में भी हेल्पफुल होता है, मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस, मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस हम लोग देखेंगे। ऑस्मोसिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनन होता है बॉडी के अंदर में ट्रांसपोर्ट के लिए, तो उसमें किस तरीके से आयंस के ट्रांसपोर्ट होने से आपका जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन रहता है, उसमें बहुत हेल्पफुल होता है आपका सोडियम आयन, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में पोटेशियम आयन, ठीक है, सोडियम के बाद में आपका आपका नेक्स्ट है आपके पास में पोटेशियम आयन।
K+ आयन, ठीक है। तो पोटेशियम आयन की बात करें हम लोग, तो ये यूजुअली ये था आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड के लिए, ठीक है, फ्लूइड के लिए। और ये जो है आपका प्रिंसिपल कैटायन है किसका, साइटोप्लाज्म का, प्रिंसिपल कैटायन ऑफ साइटोप्लाज्म, प्रिंसिपल कैटायन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेल का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। तो स्टूडेंट्स याद रखना, जैसे ये आपके पास में सेल हो गया, यहाँ साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे आपके पास में K+ है, और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, बाहर का जो फ्लूइड है उसमें आपके पास में सोडियम आयन यूजुअली प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका जो मेन फंक्शन है किसमें हेल्प करता है ये आपका, ये भी आपका, देखो सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे किस तरीके से दोनों हेल्प होते हैं। तो यानी नर्व इम्पल्स कंडक्शन में ये भी हेल्पफुल होता है, नर्व इम्पल्स कंडक्शन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। साथ ही साथ आपके पास में मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस, ये भी आपका ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है, यानी जो आपके पास में ऑस्मोसिस रेगुलेशन होना है उसमें भी आपका ये हेल्पफुल कैटायंस है दोनों के दोनों, ठीक है। थर्ड वन इज योर कैल्शियम आयन, थर्ड वन इज योर कैल्शियम आयन, ठीक है, थर्ड वन इज योर कैल्शियम आयन, ओके, थर्ड वन इज योर कैल्शियम आयन। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी जगहों पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मसल कॉन्ट्रेक्शन में कौन सा कैटायन मदद करता है, तो दैट इज योर मसल कॉन्ट्रेक्शन में आपके पास में कैल्शियम आयन हेल्पफुल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। साथ ही साथ एक चीज और, ये नर्व इम्पल्स कंडक्शन में भी हेल्प करता है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा आपको कि नर्व इम्पल्स कंडक्शन में कैल्शियम आयन हेल्पफुल है। लेकिन इसका मेन फंक्शन क्या है, नर्व टू नर्व। अगर हम लोग न्यूरॉन स्ट्रक्चर देखें, अगर न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है आपका, लास्ट में आपके पास में इस तरीके से जो एक जगह से दूसरे जगह पे मैसेज, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो आपका मैसेज सिग्नलिंग जाती है, तो उसमें आपका कैल्शियम आयन बहुत हेल्पफुल होता है। तो इसको भी याद रखिएगा कि नर्व टू नर्व का इंपल्स कंडक्शन में आपका कैल्शियम आयन हेल्प करता है, ठीक है। एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग कहाँ पे फॉर्मेशन में मदद करेगा, बोन एंड टीथ में, बोन एंड टीथ में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोजिशन किसकी होती है, वो आपकी कैल्शियम आयन की होती है, याद रखना है ना। कैल्शियम से मजबूत दांत होते हैं, हड्डियां टूट जाती है तो डॉक्टर कई बार आपका कैल्शियम की दवाइयां देता है ना, क्योंकि जो मसल जो आपके पास में जो बोन ग्रोथ है, तो बोन ग्रोथ में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका कैल्शियम होता है। एंड फाइनली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, वो कैल्शियम से बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि हर जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन किसमें, रोल इन ब्लड कोआगुलेशन में, रोल इन ब्लड कोआगुलेशन में। तो ब्लड जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें देखेंगे किस तरीके से वन ऑफ द फैक्टर है ना, 13 फैक्टर जो हम लोग डिस्कस करते हैं उनमें से वन ऑफ द फैक्टर जो क्लोटिंग नंबर 4 है ना, फैक्टर नंबर 4 आपके पास में जो आता है वो आपका किसकी मदद से होता है, कैल्शियम की मदद से होता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। फोर्थ वन इज योर फॉस्फोरस, फॉस्फोरस है ना, तो याद रखिएगा सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फर कैल्शियम फॉस्फोरस है ना। सल्फर के बारे में ज्यादा इतना है नहीं आपके पास में, लेकिन ये जो है मेन मेन आपके पास में, इनको आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। तो अगेन फॉस्फोरस जो है आपके पास में ये किस फॉर्म में मिलता है, तो कैल्शियम आयन फॉस्फेट की फॉर्म में मिलता है, PO4 3- है ना, फॉस्फेट की फॉर्म में मिलता है फॉस्फोरस, जो आपके पास में फॉस्फेट की फॉर्म में होगा, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो फॉस्फोरस की बात करें तो यूजुअली किस में मदद करता है, अगेन इससे हमारी हड्डियां और दांत बनते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ है ना, बोन एंड टीथ, बोन एंड टीथ में आपका बहुत हेल्पफुल होता है फॉस्फोरस, ठीक है, बनाने के लिए। सेकेंड जो है इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसमें, ये भी आपका मदद, ये एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका, ये एक कंपोजिशन में हेल्प है आपका डीएनए आरएनए, आरएनए एंड डीएनए का कंस्टिट्यूएंट है, डीएनए एंड आरएनए में आपके पास में फॉस्फोरस होता है। देखो डीऑक्सी जो आपके पास में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं है ना, न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है आपका कंपोजिशन होता है पेंटोज शुगर का, उसमें आपके पास में एक बेस पेयर होगा और साथ में एक फॉस्फेट ग्रुप लगा होगा है ना। तो डीएनए और आरएनए का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो जब हम लोग बायोमोलिक्यूल डिस्कस करेंगे तो वहां पे देखेंगे कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें आप देखेंगे फॉस्फोरस जो है फॉस्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट है वहां पे, ठीक है, फॉस्फेट आयन की फॉर्म में। एंड इसको तो कोई भूल ही नहीं सकता, एटीपी है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी सोर्स है ना, हमारी बॉडी में जो एनर्जी जो सोर्स है वो कौन है, एटीपी है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एनर्जी, सिर्फ एटीपी नहीं होता लेकिन एटीपी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स इन अवर बॉडी है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में जो आपका मिलेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी हम लोग काफी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। फिफ्थ वन इज योर मैग्नीशियम है ना, फिफ्थ वन इज योर मैग्नीशियम, फिफ्थ वन इज योर मैग्नीशियम, और ये रहता है आपका Mg+2 की फॉर्म में, ठीक है।
इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन है नहीं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है कि एक तरीके से कोफैक्टर होता है बहुत सारे एंजाइम का, कोफैक्टर ऑफ एंजाइम, कोफैक्टर ऑफ एंजाइम्स। काफी सारे जो एंजाइम हमारी बॉडी में, उनमें जैसे कोफैक्टर्स क्या होते हैं, जो एंजाइम को सपोर्ट करते हैं, यानी एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करेंगे एक तरीके से। ठीक है, जैसे जिंक जो होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस का होता है, जो CO2 ट्रांसपोर्ट में मदद करता है आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेस हमारी बॉडी के अंदर में। दूसरा जो है आपका, जो 2 यूनिट होती है जॉइनिंग ऑफ, देखो ये बहुत डीप एक इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग है। अब देखिए वहां पे जो सिलेबस दिया है जो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर है, उसमें आपके पास में इतना डीप सिलेबस दिया गया है कि आपको इतना पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। तो जॉइनिंग ऑफ 2 सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स, तो राइबोसोम की 2 यूनिट्स को जोड़ने के लिए किसका मदद होता है, आपका मैग्नीशियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम है, एग्जाम को आप हल्के में नहीं ले सकते हो, क्योंकि पेपर जो पैटर्न है, बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स काफी कॉम्पिटिटिव है माहौल, तो आपको भी उसी तरीके से एक लेवल ऊपर सोच के चलना है। तो जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, ये उस लेवल, मैंने जितनी भी स्टडी की अभी तक, जितने भी एग्जाम्स हुए डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के, उनको देख करके बनाया है पूरा का पूरा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में सल्फर का, एक मैं आपको बता देता हूँ कि अमीनो एसिड की कंपोजिशन में, एक तो इंसुलिन तो पता ही है, इंसुलिन में आपका सल्फर होता है प्रेजेंट, है ना। इंसुलिन में आपके पास में एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोजिशन किसकी है, इंसुलिन आपका यूजुअली डायबिटीज वगैरह में जो कंट्रोलिंग होती है हमारी बॉडी के अंदर में, उसमें हेल्पफुल होता है ना। इंसुलिन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, जो डायबिटीज रेगुलेशन में यानी ग्लूकोज रेगुलेशन में हेल्पफुल होता है आपका। तो इंसुलिन कंपोजिशन में ये इंसुलिन का कंपोजिशन है सल्फर की बेसिस पर, यानी सल्फर आपका इंसुलिन में प्रेजेंट है। साथ ही साथ आपका सल्फर जो है आपके पास में अमीनो एसिड्स है, कुछ अमीनो एसिड्स हैं, जैसे मिथ्योनिन हो गया, है ना। जैसे आपका मिथ्योनिन हो गया, याद रख लीजिए सल्फर जो है किस अमीनो एसिड में मिलता है, तो ये भी याद रखिए, आपका मिथ्योनिन में मिलता है, मिथ्योनिन में मिलता है, सिस्टीन में, है ना, सिस्टीन में सल्फर लिंक है, सिस्टीन में प्रेजेंट होता है। ओके, मिथ्योनिन में और सल्फर उसमें। अच्छा, जो केमिस्ट्री बैकग्राउंड से केमिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं, मैथ जो होता है सल्फर के लिए आता है यूजुअली, है ना। मिथ्योनिन आपका सल्फर कंपोजिशन में और देन सिस्टीन में, इन 2 अमीनो एसिड्स में। तो यूजुअली सल्फर जो कंपोजिशन में मदद कर रहा है। ठीक है, तो याद रखना आप लोग स्टूडेंट्स की जो सोडियम पोटेशियम है आपका ऑस्मोस जो बॉडी में रेगुलेशन है उसमें मदद कर रहे हैं, ऑस्मोसिस रेगुलेशन में, साथ ही साथ आपका नर्व इंपल्स में मदद कर रहे हैं। सोडियम जो है आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड का प्रिंसिपल कैटायन है, पोटेशियम जो है आपका प्रिंसिपल कैटायन ऑफ साइटोप्लाज्म है, कैल्शियम आयन आपका किस में मदद कर रहा है, नर्व कंडक्शन में, इंपल्स कंडक्शन में, लेकिन नर्व टू नर्व, साथ में कंपोजिशन है बोन की, टीथ की, और ब्लड कोआगुलेशन का क्लॉटिंग नंबर फैक्टर है 4। साथ ही साथ कैल्शियम आयन आपका हेल्प कर रहा है किसमें, मसल कॉन्ट्रैक्शन में। और फॉस्फोरस जो है फॉस्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और फॉस्फेट आपका एटीपी में प्रेजेंट होता है, और साथ ही साथ फॉस्फेट कहाँ प्रेजेंट होता है, आपका डीएनए आरएनए में, और बोन टीथ को मदद बनाने में मदद कर रहा है। ठीक है, मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कोफैक्टर ऑफ एंजाइम, ये काफी एंजाइम्स का कोफैक्टर भी है। साथ ही साथ ये 2 सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम हम देखेंगे प्रोटीन फैक्ट्री जो होती है आपके पास में, राइबोसोम होती है, उसमें आपका ये ज्वाइनिंग करने में मदद कर रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट लेक्चर में आपका ज्यादा बड़ा रखना नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूं आपको 30-30 मिनट्स के छोटे छोटे वीडियो मिलते रहे, ताकि आप लोग इनको याद भी कर सकें। ठीक है, साथ ही साथ जो हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो हम लोग के पास में आएगा, हम लोग डिस्कस करेंगे जो बाकी के बचे हुए एलिमेंट्स, उनको डिस्कस करेंगे, और देखेंगे कि इनकी कमी से क्या कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं। और फिर हम लोग देखेंगे कि विटामिन का क्लासिफिकेशन, क्योंकि विटामिन देखेंगे कितने कितने टाइप के आपके फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल कौन कौन से होते हैं, और इनको लर्न करने की मैंने ट्रिक्स बना रखी हैं, उन ट्रिक्स को भी आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना बहुत है आपका। आई होप आप लोग को समझ में आएंगी चीजें, और हमारे चैनल के साथ बने रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में इस कंटेंट को बांटिए, ताकि उन लोगों को इजीली घर बैठे बैठे एक अच्छी प्रिपरेशन करने का मौका मिल सके। तो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अपने सजेशन हमको दीजिए, कोई डाउट्स रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग की सारी डिटेल्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।